हेलो और वेलकम स्टूडेंट। स्वागत है आपका करण सर फार्मा क्लासेस में। और आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। थंबनेल से आप समझ गए होंगे कि आज मैं आपको बताने वाला हूँ फार्मा इंडस्ट्री के फ्यूचरिस्टिक ट्रेंड्स के बारे में। जी हाँ, ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा जो बी फार्मा कर रहे हैं, एम फार्मा कर रहे हैं, या बीएससी कर रहे हैं माइक्रोबायोलॉजी से, बायोटेक्नोलॉजी से, या उनमें एमएससी कर रहे हैं, या बायोकेमिस्ट्री से एमएससी कर रहे हैं, बीएससी कर रहे हैं, या केमिस्ट्री से बीएससी कर रहे हैं। उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगा कि फ्यूचर में फार्मा इंडस्ट्री के अंदर किस टाइप के ट्रेंड्स आएंगे, और अगर आप उनकी प्रिपरेशन अगर अभी से करते हैं तो फ्यूचर में आपको काफी ज्यादा ग्रोथ मिलेगी और आप एक अच्छी पोस्ट पे भी पहुंचेंगे, एक अच्छी सैलरी भी आपको मिल पाएगी। और आज हम इन्हीं ट्रेंड्स के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। और ये जो मेरे टिप्स होगी और जितने भी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं, इससे आप खुद भी रिलेट करेंगे, क्योंकि मैं आपको इनके रीजंस भी बताते जाऊंगा। तो यहाँ पर मैं कोई कोरी भपकिया नहीं छोड़ूंगा या कोई इस तरीके के ऐसे सजेशन नहीं देने वाला हूँ जिसमें आपको ऐसा लगे कि सर आप बता तो रहे हो, बट इनके रीजन तो बताइए कि क्या ये सारे ट्रेंड्स भविष्य में काम आने वाले हैं। तो उनके मैं रीजन भी आपको बताऊंगा, जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगा कि भविष्य में ये सभी ट्रेंड्स जो हैं वो काफी ग्रोथ करने वाले हैं, फार्मा का ये भविष्य निर्धारित करेंगे। तो ज्यादा समय नहीं गवाते और वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहला मैं जिस ट्रेंड के ऊपर बात करूंगा, ये ट्रेंड अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। और ये जो ट्रेंड है, ये है बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड। जी हाँ, आने वाले समय में फार्मा सेक्टर के अंदर बायोटेक्नोलॉजी जो है वो अपना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी ड्रग डेवलपमेंट के अंदर। जी हाँ, एग्जाम्पल के लिए इम्यूनोलॉजी हो गई, जीन थेरेपी हो गई, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी डेवलपमेंट हो गया, मोलिकुलर बायोलॉजी हो गई, जेनेटिक्स हो गई, या बायो इन्फॉर्मेटिक्स हो गई। जी हाँ, ये सारी वो टेक्निक्स हैं या वो ट्रेंड्स हैं जो कि आने वाले समय में फार्मा के अंदर नई नई ड्रग या नोवल ड्रग डेवलपमेंट के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। इसीलिए ये जो पहला ट्रेंड जिसकी मैं स्टार्टिंग में आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर जो हमारे बायोटेक्नोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं जो कि बायोटेक्नोलॉजी से बीएससी कर रहे हैं, एमएससी कर रहे हैं, यहाँ तक कि अभी भारत के अंदर कई ऐसे बड़े बड़े कॉलेज हैं जो बायोटेक्नोलॉजी के अंदर बीटेक डिग्री भी करवाते हैं। तो उनके लिए आने वाला समय फार्मा सेक्टर के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि अभी तक बायोटेक्नोलॉजी अपना इंपॉर्टेंट रोल जो है वो फार्मा सेक्टर के अंदर अभी तक नहीं पहुंचा पाई है, बट अभी शुरुआत हो चुकी है। और आने 10 साल 15 साल जो आने वाले हैं, यहाँ पर बायोटेक्नोलॉजी फार्मा इंडस्ट्री के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी नई नई ड्रग डेवलपमेंट के अंदर। तो यहाँ पर मेरे जो भी बायोटेक्नोलॉजी से जुड़े हुए स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये बहुत अच्छा चांस है कि वो अपने फील्ड के अंदर ध्यान दें, वो उसको बहुत सिस्टमेटिक पढ़ें। जिन जिन ट्रेंड्स के बारे में मैंने आपको बताया है या जिन जिन फील्ड के बारे में मैंने आपको बताया है, इसके ऊपर सिस्टमेटिक वे में पढ़ें। और फिर जब आप फार्मा इंडस्ट्री के अंदर जाएंगे तो ये सारा नॉलेज आपको वहां पर काफी काम आएगा और आपकी ग्रोथ में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। इसीलिए ये वो चीजें हैं जो कि आज अभी हमारे फार्मा सेक्टर के अंदर कोई इतना बड़ा रोल प्ले नहीं कर रही है, बट आगे आने वाले समय में ये ट्रेंड बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। और बायोटेक्नोलॉजी जो एक सब्जेक्ट है या जो एक फील्ड है, हमारी फार्मा इंडस्ट्री के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। साथ ही साथ बायोटेक्नोलॉजी का जो डेवलपमेंट अभी हो रहा है, उसके अंदर पर्सनलाइज्ड ड्रग का डेवलपमेंट काफी ज्यादा हो रहा है। जीन थेरेपी के थ्रू नई नई ड्रग को डेवलप किया जा रहा है, और बायोलॉजिक्स भी उसके अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। तो आप समझ सकते हैं कि पर्सन टू पर्सन जीन की सिक्वेंसिंग करके उनके लिए अलग अलग तरह की और एक स्पेसिफिक तरह की ड्रग्स को डेवलप किया जा रहा है। और ये किसके द्वारा संभव हो पा रहा है? बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा ही। तो बायोटेक्नोलॉजी आने वाले समय में फार्मा के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। चलिए अब हम बात करते हैं हमारे दूसरे पॉइंट के ऊपर, और दूसरा ट्रेंड होगा नई नई ड्रग का डेवलपमेंट। जी हाँ, अभी कई फार्मा इंडस्ट्रीज जो दुनिया के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, जो अभी मेजर प्लेयर्स हैं फार्मा इंडस्ट्री के अंदर, वो लोग अभी कई ऐसी नई नई ड्रग को डेवलप कर रहे हैं जो कि ऑन्कोलॉजी से रिलेट करती है, मतलब कैंसर से जुड़ी हुई कई नई ड्रग्स के डेवलपमेंट पर भी काम चल रहा है। साथ ही साथ इम्यूनोलॉजी के ऊपर काम हो रहा है, और रेयर डिजीज के ऊपर भी कई नई तरीके की ड्रग को डेवलप किया जा रहा है। जी हाँ, रेयर डिजीज के ऊपर अगर आप मार्केट के अंदर जाएंगे तो आपको ज़्यादा ड्रग्स अवेलेबल नहीं होगी, इसीलिए इनके ऊपर अभी काफ़ी ड्रग्स का डेवलपमेंट हो रहा है। और ये सभी प्रोसेस जो है वह भी पाइपलाइन के अंदर है। साथ ही साथ कई रिवर्स ड्रग्स को भी डेवलप किया जाता है। देखिए, रिवर्स ड्रग्स क्या होती है, मैं पहले आपको बता देता हूँ। वो ड्रग्स जो कि हमारी बॉडी के अंदर बैड कोलेस्ट्रॉल जो कि होता है एलडीएल, उसकी क्वांटिटी को कम करती हैं, उसकी मात्रा को कम करती हैं, और जो गुड कोलेस्ट्रॉल होता है जिसे हम एचडीएल कहते हैं, उसकी क्वांटिटी को इंक्रीज करती हैं। अभी प्रेजेंट के टाइम पे इस तरीके के ड्रग्स को काफी ज्यादा डेवलप किया जा रहा है, क्योंकि आपको पता है कि आज कार्डियक अरेस्ट, हार्ट अटैक से रिलेटेड काफी ज्यादा लोगों की डेथ हो रही है। मतलब आज कार्डियक ड्रग्स जो है उनका मार्केट जो है वो सबसे ज्यादा फैला हुआ है। और आज मार्केट में कार्डियक ड्रग्स से रिलेटेड, मतलब जो कंपनी कार्डियक ड्रग्स के ऊपर सबसे ज्यादा ड्रग्स सेल कर रही है मार्केट के अंदर, वही आज इंडिया में या दुनिया में नंबर 1 है। चाहे आप कोई भी मार्केट ले लीजिए, इंडिया की जितनी भी नंबर 1 कंपनीज है, उनका सबसे बड़ा मार्केट है, सबसे बड़ा जो शेयर होता है
वो कार्डियक ड्रग्स के थ्रू ही आता है। इसीलिए ये वाला जो मार्केट है बहुत ज़्यादा खुला हुआ है। तो अभी जितनी भी ड्रग्स थी वो कार्डियक ड्रग्स तो थी, अब एक बहुत बड़ा सेक्टर है वो है रिवर्स ड्रग्स का, और इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हो रहा है। तो आप ज़रूर, अगर आप R&D के अंदर काम करना चाहते हैं फार्मा इंडस्ट्री के अंदर, तो आप इस सेक्टर के अंदर काम कर सकते हैं, क्योंकि आने वाला समय इन्हीं ड्रग्स का है जिन्हें हम रिवर्स ड्रग्स कहते हैं और कार्डियक ड्रग्स कहते हैं। कोशिश करें कि कार्डियक ड्रग्स के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज गेन करें, ज़्यादा से ज़्यादा नए नए डेवलपमेंट के ऊपर पढ़ें कि अभी मार्केट के अंदर किस टाइप की ड्रग्स का काम हो रहा है, खासकर कार्डियक से रिलेटेड अभी कौन कौन सी नई ड्रग्स का डेवलपमेंट हो रहा है। तो उसको अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ेंगे, उन टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर वर्क करेंगे, तो जब आप R&D के अंदर इंटरव्यू के लिए अंदर जाएंगे तो वहाँ पर जब आप काम करेंगे तो आपकी ग्रोथ काफ़ी तेज होगी, क्योंकि आप पहले से ही इन सभी चीज़ों की प्रिपरेशन करके आएंगे। अगला जो ट्रेंड है जिसके ऊपर मैं बात करूंगा, इसको भी आप बहुत ही जानते हैं और आज हमारे लिए एक बहुत ही कॉमन चीज़ हो गई है, वो है 5G इंटरनेट। जी हाँ, फार्मा के अंदर इंटरनेट जो है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। साथ ही साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का रोल भी फार्मा के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। टेलीमेडिसिन आज एक कॉमन हो गई है, आप कॉल करके ड्रग्स जो है वो अपने घर पे बिल मंगवा सकते हैं। अस्पतालों के अंदर हर पेशेंट्स का जो है वो कंप्यूटर्स के अंदर रिकॉर्ड को मेंटेन किया जा रहा है, और उनके रिकॉर्ड्स के बेसिस पे ही डॉक्टर्स जो होते हैं वो उनको ड्रग को प्रिस्क्राइब करते हैं। आज फार्मा सेक्टर्स के अंदर नए नए सॉफ्टवेयर्स और एप्स को डेवलप किया जा रहा है, जिसके थ्रू आप ड्रग्स को ऑर्डर कर सकते हैं। डॉक्टर्स जो है वो पेशेंट्स के रिकॉर्ड्स को मेंटेन कर सकते हैं, और आप भी उन एप्स के थ्रू अपने हार्ट बीट्स को चेक कर सकते हैं। आज आप कितने रन करे, आपने कितने कदम चले, आज आपने कितनी कैलोरीज को बर्न किया, ये सारी कंडीशंस को आप एक मोबाइल के ऐप के थ्रू भी रख सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि आने वाले समय में, क्योंकि आज 5G का जोर है, आगे जैसे जैसे इसका और डेवलपमेंट होगा तो ये सारी टेक्नोलॉजी और भी आगे बढ़ने वाली है। नए नए सॉफ्टवेयर अभी आने वाले समय में और भी लॉन्च होंगे, AI और भी ग्रोथ करेगा, फार्माको विजिलेंस की ग्रोथ और होने वाली है, क्योंकि जी हाँ, फार्माको विजिलेंस सेक्टर जो कि आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्टर है, इसके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ होने वाली है। साथ ही साथ फार्मा कोडिंग जो कि आज एक इनिशियल लेवल पे भारत के अंदर काम कर रही है, आने वाले समय में ये भी बहुत ज़्यादा ग्रोथ करेगी। डॉक्टर्स हो सकता है कि अपने घर पे बैठ के आपको वहीं पे ही चेक कर लें, अस्पताल में बैठे बैठे ही आपको अपॉइंटमेंट लेने की ज़रूरत नहीं पड़े, आपको ना डॉक्टर के पास जाना पड़े, आपके रिकॉर्ड के बेसिस पे ही डॉक्टर आपको ड्रग प्रिस्क्राइब कर देंगे घर के अंदर ही, और आपको अस्पताल जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। हो सकता है कि आने वाले समय में रोबोट्स के द्वारा लोगों का ऑपरेशन हो, ये तो बहुत ज़्यादा हम आगे चले गए, बट इसकी अभी से ही टेस्टिंग होने लग गई है, ये चीज़ आप भी जानते होंगे। तो आज भविष्य के अंदर ऐसे कई प्रोफेशनल्स की ज़रूरत पड़ने वाली है जो कि इन सभी में एक्सपर्टीज़ होंगे। जी हाँ, जो कि ऐप डेवलपमेंट के ऊपर काम करेंगे, जो कि AI के ऊपर डेवलपमेंट के ऊपर काम करेंगे, टेलीमेडिसिन के ऊपर काम करेंगे। तो आपको अभी से ही इनकी प्रिपरेशन करनी है, खासकर जो स्टूडेंट्स इन लाइन के अंदर जाना चाहते हैं। जी हाँ, अगर आप वो इन सेक्टर्स के अंदर वर्क करना चाहते हैं, चाहे वो फार्मा कोडिंग हो, फार्माको विजिलेंस हो, तो यहाँ पर ये सारी टेक्नोलॉजीज़ जो हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली हैं। तो आप इनको पढ़ना स्टार्ट कीजिए, इनको सीरियसली लीजिए और इनके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गेन कीजिए, क्योंकि इनका भविष्य आगे चल के यही जो होंगे फार्मा का भविष्य। नेक्स्ट पॉइंट जो है और अगला ट्रेंड जो है, तो जैसे कि हम देख रहे हैं कि दुनिया के अंदर अलग अलग रेगुलेटरी एजेंसीज जो है वो वर्क कर रही हैं। US FDA सबसे बड़ी रेगुलेटरी एजेंसीज है, और CGMP जैसे कि वो लोग इसी गाइडलाइन को जो है वो फार्मा इंडस्ट्रीज फॉलो करती है। बट आने वाला भविष्य में हो सकता है कि US FDA के साथ में कई ऐसी छोटी छोटी कंट्रीज जो हैं वो भी अपनी रेगुलेटरी एजेंसीज को डेवलप करें, क्योंकि आज दुनिया के अंदर केवल मेजर रेगुलेटरी एजेंसीज ही हैं जो फार्मा सेक्टर को कंट्रोल कर रही हैं, जिसके अंदर ICH हो गया, US FDA हो गया, MHRA हो गया, ANVISA हो गया, इंडिया का CDSCO हो गया। यही एक मेजर गाइडलाइंस हैं जो कि डेवलपमेंट करती हैं। तो आज अगर आपको रेगुलेटरी अफेयर्स डिपार्टमेंट के अंदर काम करना है तो आपको इन्हीं एजेंसीज का नॉलेज लेना पड़ेगा, और आप फार्मा इंडस्ट्री के रेगुलेटरी डिपार्टमेंट में काम कर सकते हैं। बट भविष्य के अंदर हो सकता है कि कई नई नई रेगुलेटरी एजेंसीज डेवलप हों, नेशनल लेवल पे भी हो सकती हैं, इंटरनेशनल लेवल पे भी हो सकती हैं। QA में भी नई रेगुलेटरी एजेंसी गाइडलाइंस आ सकती हैं, QC के अंदर भी आ सकती हैं। फार्मा इंडस्ट्री के किसी भी डिपार्टमेंट के लिए रेगुलेटरी एजेंसीज या रेगुलेटरी गाइडलाइंस जो है वो आ सकती हैं। तो आपको इनका नॉलेज पहले से ही होना चाहिए अगर आप रेगुलेटरी एजेंसीज के अंदर काम करना चाहते हैं। और अगर आप जब इन सभी रेगुलेटरी बॉडीज़ का नॉलेज लेंगे अलग अलग सेक्टर्स के लिए, तो फार्मा इंडस्ट्रीज आपको बहुत जल्दी रिक्रूट करेंगी, क्योंकि जैसे जैसे नए नए रेगुलेटरी एजेंसीज डेवलप होंगी, रेगुलेटरी गाइडलाइंस आएंगी, तो फार्मा इंडस्ट्रीज में रेगुलेटरी प्रोफेशनल्स की रिक्वायरमेंट भी बढ़ती जाएगी। तो उन्हीं प्रोफेशनल्स को यहाँ पर जॉब मिलने वाली है जो कि इन एजेंसीज से जुड़ी हुई सारी गाइडलाइंस, सारी जितनी भी इन लोगों ने चेंजेस किए हैं, उन सभी को पहले से ही अच्छे से रीड करके आए। साथ ही साथ आपको जब प्रॉपर वे में नॉलेज होगा तो आप जब काम करेंगे तो अपने हिसाब से सजेशन भी दे सकेंगे, नए नए कंप्लायंस भी आप इंडस्ट्री को सजेस्ट कर पाएंगे।
और ये तभी हो पाएगा जब आपको इन सभी गाइडलाइंस का प्रॉपर नॉलेज होगा। तो आने वाले समय में रेगुलेटरी एजेंसी या रेगुलेटरी अफेयर डिपार्टमेंट के अंदर भी काफ़ी वैकेंसीज आने वाली हैं, बट आपको पहले से ही प्रिपेयर होना पड़ेगा। जो अभी इनिशियल वे में डेवलपमेंट होने वाला है, जितने भी रेगुलेटरी एजेंसीज या नए नए गाइडलाइंस के अंदर जो जो चेंजेस आ रहे हैं उनको आप पढ़ना स्टार्ट कीजिए और बिल्कुल एक तरीके से अपडेट रहिए, तभी आप रेगुलेटरी अफेयर्स डिपार्टमेंट में सिस्टमेटिक वे में और सफलतापूर्वक काम कर पाएंगे। अगला जो ट्रेंड होगा जिसके ऊपर मैं बात करूंगा ये है ग्लोबलाइजेशन से रिलेटेड। देखिए, ग्लोबलाइजेशन मतलब ये है कि आप जानते हैं कि भारत आज फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग के अंदर दुनिया में दूसरे नंबर पर है। पहले नंबर पर है चाइना, और इसका सबसे बड़ा रीज़न इन दोनों देशों का 1 और 2 पर रहने का एक बहुत बड़ा रीज़न यही है कि यहाँ पर चीप लेबर अवेलेबल है और पढ़ा लिखा चीप लेबर है। मतलब हमारे यहाँ बीएससी ग्रेजुएट्स और बी फार्मा ग्रेजुएट्स काफ़ी सस्ते में काम करने को तैयार हो जाते हैं। और आज फार्मा मैन्युफैक्चरिंग के अंदर ही भारत के अंदर काफ़ी काम आ रहा है, बट भविष्य के अंदर ऐसे कई ऐसे सेक्टर्स जो कि फार्मा से जुड़े हुए होंगे, बट इनमें काफ़ी ज़्यादा काम आने वाला है और इसके लिए हमारे प्रोफेशनल्स को पहले से ही तैयार रहना चाहिए। जैसे कि क्लिनिकल ट्रायल्स। जी हाँ, क्लिनिकल ट्रायल्स अभी भारत में काफ़ी इनिशियल लेवल पर है, बट भारत में जिस लेवल पे क्लिनिकल ट्रायल्स परफॉर्म किए जाते हैं वो काफ़ी सस्ते होते हैं और काफ़ी सिंपल और स्मूथली कंडक्ट कर लिए जाते हैं। वहीं अगर आप फॉरेन के अंदर क्लिनिकल ट्रायल्स परफॉर्म करने के लिए जाएंगे तो ये काफ़ी कॉस्टली हो सकते हैं। तो आने वाला समय में भारत के अंदर क्लिनिकल ट्रायल्स का जो मार्केट है वो काफ़ी बढ़ने वाला है। साथ ही साथ कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग जो कि अभी चल ही रहा है। मैन्युफैक्चरिंग तो एक है ही ऑर्गेनाइजेशन, और ये तो अभी चल ही रहा है कि हम दुनिया के अलग अलग देशों के लिए दवाइयाँ बना रहे हैं, उनसे कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, उनके लिए दवाइयाँ बनाते हैं, उनको प्रोवाइड कराते हैं और वो फिर अपना लेबल लगा के वहाँ पर बेचते हैं। उसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। जी हाँ, दुनिया के अंदर रिसर्च से जुड़े हुए काफ़ी ऐसी कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड काम है जो कि भारत के अंदर आएगा और अभी से ही ये काफ़ी काम होने भी लगा है। गुजरात के अंदर अहमदाबाद हो गया, वापी हो गया, दमन हो गया, मुंबई हो गया, हैदराबाद हो गया, बेंगलोर हो गया, और नॉर्थ के अंदर भी ऐसी कई ऐसे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो है वो फॉरेन के लिए करते हैं। और आने वाला समय और भी बढ़ने वाला है। एनिमल स्टडीज़ के ऊपर काफ़ी काम होगा और मार्केट के अंदर इनसे जुड़े हुए प्रोफेशनल्स की काफ़ी रिक्वायरमेंट आएगी। तो ऐसे स्टूडेंट्स जो कि एम फार्मा कर रहे हैं और उनका रिसर्च में काफ़ी अच्छा हाथ है, उनका लेबोरेटरीज में काफ़ी अच्छी स्किल उन्होंने डेवलप करी है, चाहे वो एनिमल हैंडलिंग पे हो, इंस्ट्रूमेंटेशन पे हो, तो इनके लिए जॉब वैकेंसीज काफ़ी अच्छी आने वाली है। तो वो स्टूडेंट जो कि इन सेक्टर्स के अंदर काम करने वाले हैं, तो आप प्लीज़ इनके लिए प्रिपरेशन करना स्टार्ट कीजिए। मैंने आपको लाइन बता दी है, रीज़न भी मैंने आपको बता दिया है, क्योंकि भारत में जितनी सस्ता वो हो सकता है कि आपको जो सैलरी मिलेगी वो लाखों रुपए मिलेगी, बट फिर भी वो फॉरेन के मुकाबले में काफ़ी सस्ता और चीप होगा। ठीक है, हमारे लिए तो अगर 1 लाख 2 लाख रुपए तनख्वाह अगर हमको मिल रही है तो ये काफ़ी अच्छी सैलरी होती है। और इन जितने भी कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जो लोग काम करते हैं उनकी सैलरी होती भी है। जी हाँ, तो अगर आप वहाँ पर काम करेंगे तो आपको इतनी सैलरी ज़रूर अवेलेबल हो जाएगी, बट ये चीप सैलरी है फॉरेन के मुकाबले में। फॉरेन में अगर यही बंदे से अगर काम कराया जाए तो 10 लाख 20 लाख या 1 करोड़ रुपए तक लेगा, बट भारत के अंदर वही काम एक बंदा जो है वो 1 लाख या 2 लाख रुपए मंथली सैलरी के अंदर वो करके दे देता है। समझ गए मेरी बात को? तो इस सेक्टर के अंदर काफ़ी ज़्यादा बूम होने वाला है और अभी भी कई प्राइवेट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो है वो काम कर रहे हैं और ये आने वाले समय में और भी बढ़ेंगे। साथ ही साथ एक नई प्रिसाइज मेडिसिन का डेवलपमेंट स्टार्ट हो गया है। इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो प्ले करने वाले हैं वो है बायोटेक्नोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी। प्रिसाइज मेडिसिन का मतलब होता है पर्सन टू पर्सन मेडिसिन को डेवलप करना। अभी जितनी भी मेडिसिन मार्केट के अंदर आती हैं वो पर्सन की वेट के हिसाब से प्रिस्क्राइब की जाती है, जिसका वजन बच्चों के लिए अलग दवाई होती है, जवान के लिए अलग होती है, बूढ़े लोगों के लिए अलग होती है। इस तरीके से अभी दवाइयाँ आती है, बट आने वाले समय में इस तरीके की ड्रग्स आने वाली हैं कि वो आपकी जो बॉडी की कंडीशन है उस हिसाब से आपको दवाई प्रिस्क्राइब की जाएगी। मतलब हर पर्सन के हिसाब से अलग अलग ड्रग्स जो होगी वो मार्केट के अंदर अवेलेबल होगी। हो सकता है कोई पेशेंट एलर्जिक हो सकता है किसी के पास कोई मेजर सर्जरी से गुजर के आया हो सकता है कोई पेशेंट हो जिसका लीवर डैमेज्ड हो, किसी की किडनी डैमेज्ड हो, तो इस तरीके, या हो सकता है कोई न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर से पीड़ित हो, तो इस तरह के पेशेंट्स जो कि अलग अलग कैटेगराइज किए जाएंगे उनके लिए अलग अलग ड्रग्स जो होगी वो मार्केट के अंदर अवेलेबल होगी। और इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं हमारे बायोटेक्नोलॉजी के सेक्टर से जुड़े हुए लोग और माइक्रोबायोलॉजी से जुड़े हुए लोग। यहाँ पर जो फील्ड जो काम आने वाली है वो जीनोमिक्स, बायो इन्फॉर्मेटिक्स और क्लिनिकल जेनेटिक्स। तो इन सेक्टर्स से जुड़े हुए लोगों को आने वाले समय में काफ़ी अच्छी वैकेंसीज मिलने वाली है R&D के अंदर, फार्मा सेक्टर के अंदर। तो खासकर मेरे फार्मा के स्टूडेंट्स, जी हाँ, फार्मा के अंदर भी माइक्रोबायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी को पढ़ाया जाता है। और इन्हीं जितने भी मैं आपको ये सारे सेक्टर्स की बात कर रहा हूँ ना, ये सारे जो चीज़ें हैं ये हमारे सिलेबस के अंदर इंक्लूड है।
तो हमारे बी फार्मा और एम फार्मा के स्टूडेंट्स भी इन सेक्टर्स को वो सिस्टमेटिक वे में पढ़ें। हमारे एम फार्मा में भी हमको बायोटेक्नोलॉजी पढ़ाई जाती है, आप जानते हैं हमारे एम फार्मा का जो फर्स्ट सेमेस्टर होता है वहाँ पर हमको बायोटेक्नोलॉजी पढ़ाई जाती है और ये सारी चीज़ें वहाँ पर डिस्कस भी की जाती हैं, चाहे वो जेनेटिक्स हो, बायो इन्फॉर्मेटिक्स हो, ठीक है, जीनोमिक्स हो, क्लिनिकल जेनेटिक्स हो, इन सभी का डिस्कशन जो है वो हमारे सिलेबस के अंदर भी अवेलेबल है। तो आप इनको बहुत सीरियसली पढ़ें क्योंकि आने वाला समय इन सभी फील्ड से रिलेट करेगा।